गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल जस्टिस तक में। सबसे पहले हम कल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होने जा रही है, उसके बारे में आपको मोटिवेट करना चाहेंगे। लेकिन इससे पूर्व आज के पेपर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कल भारतीय जो संसद है उसके नए भवन का भी उद्घाटन है, लोकार्पण है। ये एक विवाद का विषय रहा पिछले 15 दिन से। इसमें सभी के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है मोहर लगा दी है और जो एसएलपी दायर की थी उसको खारिज कर दिया है, इसलिए अब हम इस पर कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि माननीय जब सुप्रीम कोर्ट ने रिट ही खारिज कर दी है तो फिर कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय नागरिक होने के नाते हम इसमें इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यक्तिगत रूप से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्योंकि ये एक सरकार का, या सरकार का तो कह सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक पार्टी विशेष का जो है एजेंडा बन के रह जाएगा। एक पार्टी विशेष इसका क्रेडिट लेना चाहेगी। ये कहते हैं कि ये कोई सत्र नहीं है या कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। संसद का जो सर्वोच्च पैटर्न होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और वो दोनों जो सदन होते हैं उनके सत्र का आह्वान करता है। जॉइंट रूप से पार्लियामेंट को भारत के राष्ट्रपति जो है संबोधित करते हैं समय विशेष पे मौके मुआवनों पर। तो उनकी पद की गरिमा को बनाए रखना अनिवार्य था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है। वैसे भी भारतीय संसद जो है सर्वोच्च है और प्रथम नागरिक भारत का जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। तो उनको इनवाइट नहीं करना ये कुछ जमने वाली बात नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत विचार है। इस पर पार्टी विशेष अपना क्रेडिट लेना चाहती है और कुछ नहीं है इसके पीछे रैश। इसलिए इसको जो मोदी जी जो है वो इसका उद्घाटन करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी विशेष को बिलोंग करते हैं। दैट्स ऑल। इसलिए बेहतर होता कि इसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता, उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता और फिर उनसे इसका उद्घाटन करवाया जाता। आमंत्रित यदि कर देते हैं तो उद्घाटन नेचुरली फिर वही करेंगे, इसलिए उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया। अब इस पर आप मंथन करिए, विचार करिए। कई जगह भारत के अपन जो इतिहास के पन्ने देखते हैं, संविधान में भी ये भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या भारत का राष्ट्रपति वास्तव में रबड़ की मोहर है। तो ये आप लोगों के विचार का विषय है। आप सब सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन आता भी रहता है कई बार सिविल सर्विसेज में भी, क्या भारत का राष्ट्रपति वास्तव में जो है रबड़ की मोहर है। तो इस घटना के परिप्रेक्ष्य में आप इसका जो है मंथन करिए, विचार करिए। एनीवे, अब आपको हम कल के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। मित्रों, देखिए कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारतीय सिविल सेवा के कैंडिडेट्स के लिए। कोई खास बात नहीं है, आप बड़े जोश और खरोश के साथ में एग्जाम दीजिए। आपने झाड़ू मार ली होगी पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग। अब आप आज की रात केवल भरपूर नींद ले मेहरबानी करके, और कुछ ना करें, और मनन करते रहें कि मुझे ऐसे बैलेंस रहना है। नींद पूरी ले, अच्छा खाना खाएं, भरपूर खाना खाएं। मॉर्निंग के सेशन में पानी जरा कम पिए। आप पानी पिएंगे, नेचुरल प्रक्रिया होगी, फिर आपको उठ करके जाना पड़ेगा, और एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। सेंटर्स में कहाँ बाथरूम होते हैं, कहाँ पानी होता है। पानी तो चलो वहां मिल भी जाता है, बट यूरिनल के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर आप पियोन से पूछोगे, फिर इस गली से, फिर उस गली से, इस गली से। इसलिए कृपया जो है आप कोशिश ये करिए कि आप वो जो 2 घंटे मिलते हैं आपको, उसमें आप यूरिनल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पहले पानी कम पिए और अपना जो भी निवृत्त क्रियाओं को पहले ही अंजाम दे करके और एग्जाम हॉल में जाए। दूसरी बात, जो यूपीएससी का जो एडमिशन लेटर डाउनलोड आपने सभी ने कर लिया होगा, हार्ड कॉपी उसकी लेके जानी है। उसके इंस्ट्रक्शंस को कृपया बहुत बारीकी से पढ़ लें। हालांकि हमने पढ़ लिया है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है इस बार। तो आपको जो है ये कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं करना है, लेकिन आपको जो आपका जो वॉल पेन है वो इस तरह का लेके जाइएगा कि वो स्याही ना छोड़े। वो जो है उसमें कुछ बहुत रफली ना चले, क्योंकि रफली चलेगा तो वो नीचे से आपकी जो ओएमआर शीट है वो फट जाएगी, गोला आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। तो वो बिल्कुल स्मूथ चले। 2-3 पेन, 1 2 3, कम से कम नहीं तो 3 पेन लेके जाइए। मिनिमम 3 पेन अनिवार्य है।
और इस तरह से पेन मजबूत होने चाहिए। वो जो कांच का पेन आता है उसको जरा सा आप दबाते तो नीचे से वो टूट जाता है कई बार, बड़ी हताशा की स्थिति होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रख करके और चलेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले सेशन में आपका जो है वो है जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट है, उसके बाद में आपका सी सेट का पेपर है। इसलिए आप जो है बहुत, वही मैंने कहा ना, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में 2 अगर आपको मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको ठीक करवाइए, सर्टेनली ठीक कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट जाएगा। 3 मिल जाते हैं तो चूकना ही नहीं है। इस बार पेपर थोड़ा टफ आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, और कुछ सवाल आपको डायरेक्ट भी पूछे जाएंगे, सीधे सीधे अटैक भी होंगे कुछ सवालों के ऊपर। और जो मेंटल एबिलिटी का पेपर है वो भी थोड़ा टफ आएगा। इंग्लिश के पैसेजेस बहुत इजी आएंगे इस बार, मेरा ये प्रोडिक्शन है। मैथमेटिक्स भी इजी आएगी, लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है वो काफी क्लिष्ट आने की संभावना है। और जनरल का पेपर जो है वो भी टफ आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सवालों का हिटिंग इस बार होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जिसका भी जो एक्सपर्टाइजेशन है उसको लिंक करते हुए बहुत अच्छे से सोच समझ करके क्वेश्चन को पढ़ें और 4 विकल्पों को पढ़ करके फिर उसका आंसर दें। इसी प्रकार से सी सेट में जैसे आपको इंग्लिश का कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो सपोज करिए उसमें 4 क्वेश्चन है, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप देखिएगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो पहली पैसेज की पहली 2 लाइनों में से बना हुआ है और उसके 1-2 वाक्य हैं जो आपका उन विकल्पों में जरूर से जरूर मिल जाएगा, बस अटैक कर दीजिए, कुछ नहीं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन होगा, उसका जो आंसर होगा वो कहीं मिड में होगा, और मिड में कहीं न कहीं उसके 1-2 लाइन, 1-2 सेंटेंस उसमें कहीं न कहीं मिल जाएंगे आपको, बस अटैक कर दीजिए। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन, इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कहीं लास्ट में मिला हुआ होगा। कई बार वो क्या करता है, उस पैसेज का एक टाइटल पूछ लेता है कि ओवरऑल इस पैसेज से का टाइटल क्या है, या इससे आपको जो मोरल क्या मिलती है, मोरल शिक्षा क्या मिलती है इससे। तो उसके लिए आप पैसेज को 3 बार पढ़िए, और 3 बार पढ़ के आपका मानस कह देगा कि ये पैसेज जो है वो जंगलों से रिलेटेड है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या फिर ये कोई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, या कोई या यूक्रेन की घटना से रिलेटेड है, या आतंकवाद से रिलेटेड है। तो आप उसका उनमें कहीं कहीं जो भी 4 विकल्पों में से वो आपका दिमाग में जो हिट हो रहा है उसको आप देख लीजिएगा और आप उसको कर डालिएगा। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं सबसे पहले आप कोशिश करिए कि हिंदी के माध्यम से आप पैसेज को समझ लें, क्योंकि आपको इंग्लिश में क्लिष्टता आएगी। लेकिन अगर आप सपोज करिए हिंदी में भी क्या होता है, इंग्लिश जो उसकी होती है, इंग्लिश की जो हिंदी की जाती है वो बहुत ही बिल्कुल वर्बेटम हिंदी होती है, बहुत ही टफ हिंदी होती है। किंग कर्तव्य विमूढ़, अब क्या समझोगे आप किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या है? लोहपथगामिनी पटरी को लिख देते हैं लोहपथगामिनी रेल को। इसलिए आप क्या करिए, यदि आप इजीली समझ लेते हो पैसेज को वेल एंड गुड है, अदरवाइज तो आप उसमें इंग्लिश में जाइए, टूटी फूटी इंग्लिश के का सहारा लीजिए और टूटी फूटी इंग्लिश के माध्यम से फिर आप उसको हिंदी से टैली कर लीजिए, तो आपका मानस डेफिनेटली क्लिक कर जाएगा कि हाँ मेरा आंसर ये है। यही एक तरीका, और कोई तरीका इसका नहीं हो सकता है। हिंदी और इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स को तो हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदी वाले कैंडिडेट्स को इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता कई बार हो जाती है। इसलिए आप दोनों का सामंजस्य बैठा करके, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए 3/4 या कुछ मिनट मिल पाती है, इसलिए उसमें आगे बढ़िए। और जो क्वेश्चन वास्तव में आप बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं 4 आंसर पढ़ने के बावजूद भी, गो अहेड। अब कई विद्यार्थी हमसे सवाल कर रहे थे कल की भाई जो है हम कितने सवाल अटेम्प्ट करें। तो देखिए मित्रों, 80 सवाल आपके सी सेट में आते हैं, 80 में से आप जो है 50-52 सवाल से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश ना करें, बस 50-52-53 तक आप सोल्व कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से उधर जो आपका जनरल स्टडीज का मेन पेपर है उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 83-85 तक की रिस्क ले सकते हैं, इससे ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो टॉपर से टॉपर होते हैं वो भी उसमें 25 से 30 या 35 मैक्सिमम 40 सवाल ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारे करेक्ट हैं। बाकी जो 60 सवाल बचे 100 में से, उनमें वो लोग भी अपना आईक्यू का इस्तेमाल करते हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हैं, और सही विकल्पों को वस्तु स्थिति के अनुसार वो उसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई सवाल जो होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वर्तमान पॉलिसी से रिलेटेड करके उसको जो फ्यूचर के प्लानिंग है उनसे जोड़ देता है, या फिर पास्ट की जो योजनाएं हैं उनके साथ में उसको मिक्स कर देता है। तो वहां पर आपका आईक्यू लेवल ही काम आएगा। जो योजना सन 1979 में चलाई गई थी, सपोज करिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP प्रोग्राम, अब उसमें क्या रद्दोबदल क्या परिवर्तन हुए हैं, और उससे क्या उसकी समाचीन परिप्रेक्ष्य में उसका क्या तारतम्य है, क्या उसकी महत्ता है,
और उससे रिलेटेड क्या डाटा है, क्या आंकड़े हैं, और ग्रामीण विकास में उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या रोल है, उन सबको जोड़ करके और फिर क्वेश्चन दिया जाता है वर्तमान पॉलिसी के साथ में, वर्तमान जो बजट नीति है उसके साथ में। तो इस तरह से आपको जो है पास्ट का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज, प्रेजेंट का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज, इनके साथ आपको फिर उनमें से विकल्प चुनना होता है। कई इथिक्स के सवाल आ जाते हैं, इथिक्स पर आपको स्वविवेक पूर्ण तरीके से पढ़ करके और निर्णय लेना है। ये नहीं कि आप उसमें अपना मानस लगाएंगे कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका वहां पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में इथिक्स लेना है। ये नहीं कि आप अपना मानस लगा के कह देंगे कि इसका तो आंसर ये है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सर्च द आंसर इन दैट अल्टरनेटिव विकल्प ओनली। उन्हीं में से आपको ए बी सी डी में से आपको करना है। कई बार ये कहता है कि वो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका अर्थ ये है, और इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है। उसमें एक तो सही मिल जाता है, दूसरा गलत मिल जाता है। कहता है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई बार जो है राजधानी दे देता है और एक साइड में जो है टेबल दे देता है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी। नदियों को का विकल्प चुनता है, उनमें से आप दो दो का रेशो ढूंढ लो। दो मिल जाते तो आप कर दीजिए, चूकिए मत। अगर तीन मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, दो मिलने पे बिल्कुल मत चूकिएगा। जो भी आपका आंसर हिट करता है उसको आप कर दीजिएगा भगवान का नाम लेकर के। ईश्वर के नाम पे भी करना है, ध्यान रखना। योग प्राणायाम थोड़ा करके जाए और आराम से बढ़िया से एग्जाम दे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ये बात हो गई दोनों पेपर्स की। अब आपको रोल नंबर जो है बहुत सही तरीके से लिखना है, क्योंकि आजकल हमारे जमाने में तो जो है पेंसिल से भरा जाता है, तो आप कभी भी उसको गोले को आप रबड़ से, इरेजर से ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए आप पहले अपने रोल नंबर करेक्ट भरें, पहले रोल नंबर भर लें, रफ शीट पर देख लें, उसके बाद एक के नीचे एक गोला करें, दो के नीचे दो गोला करें, छह के नीचे छह का गोला करें। गलती ना करें बिल्कुल भी, बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ में। ये गलती आपने कर दी और फिर आप उसको इवेलेटर को कह रहे हो, इन्विजिलेटर को कह रहे हो साहब मेरे से तो ये गलती होगी, आपका मानस तो गया, आपका 25% जो पेपर है ना वो खराब हो जाएगा। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। आपका जो भी आपका कोड है, वर्ड्स है, आपका जो वो बुकलेट का नंबर उसमें भरना पड़ता है, ये सब चीजें बड़ी सावधानी के साथ में। एक बात। दूसरा, जब आप आंसर भरते हो, सपोज करो 1 से 80 सवाल आते हैं, उधर 1 से 100 सवाल आते हैं, बुकलेट को आप पहले ही खोलते ही फट से देख ले कि 1 से लेकर के 100 सवाल उसमें है ने, फट से पेजिंग को देख ले, 2 मिनट लगते हैं उसमें, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पता लगा बाद में आपको जो है पेज नंबर 8 है ही नहीं उसमें, और आपकी तो ऐसी तैसी हो गई पूरी। एक बार देख ले उसको खड़ाखट खड़ाखट, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उसके बाद में आप जो है ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर जो क्या होता है, जैसे आपका एक आंसर आता है, दो का आपको नहीं आता, या आप दो को बाद में करना चाहते हैं। अब आप क्या करते हो, दो के सामने भी आप बी भर देते हो, जबकि वो आंसर है 3 का, और आपका पूरा सीरीज बदल जाता है। तो ये देख लें कि मैं जो है क्वेश्चन एक भर रहा हूं, तो मैं एक के सामने बी भर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन दो को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, तो उनके गोले जो है वो ब्लैंक ही रहने चाहिए। फिर आप सपोज करिए आप छठे क्वेश्चन को कर रहे हैं, छठे में आपका आंसर सी भर रहे हो, तो फिर ये मिलाने पहले 6 सी। हम लोग क्या करते हैं, उस सीरियल नंबर उसको कई बार देखते नहीं है और कंटिन्यू भरते चले जाते हैं गोले को। नो, डोंट डू दैट। वो तो तब कर सकते थे जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग है। और कई सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको वापस यदि टाइम मिलता है तो आप आके देख सकते हैं। तो ऐसे सवालों को क्या करिए, आपका जो जैसे सवाल आपको थोड़ा बहुत डाउट है, ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल रखिए बस। ये नहीं कि आप 15 सवाल रख दोगे फिर आप सोचोगे मैं तो घूम के आके कर दूंगा। नो, कंटिन्यू करते चले जाइए। जहां आपको लगता है मैक्सिमम 8 से 10 सवाल ऐसे रख सकते हो भाई, इनको मैं बाद में टाइम मिला तो मैं कर सकता हूँ इनको। उसके लिए आप क्या करिए, गोले तो खाली छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर या फिर गोला खाली छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ते हो तो पेंसिल से मामूली से टिक कर दीजिए। या जो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि गोले तो खाली छोड़ दीजिएगा, और जो आपकी बुकलेट है उसमें उसमें कोई आपका चिन्ह लगा दीजिए, या तो गोला कर लीजिएगा, या आप टिक कर लीजिएगा, या आपका जो भी कोड नाम है कुछ रख दीजिएगा उसमें, वो कर दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपका ये नहीं कि आपने क्यों उसमें टिक कर दिया। यू कैन मार्क ऑलवेज टिक। टिक करके जो भी आपका बेस्ट आंसर है उसको आप क्या करिए, बेस्ट आंसर को आप उसको अपनी बुकलेट में टिक कर लीजिएगा, ताकि आपको केवल उस बेस्ट आंसर पर ही मनन करना पड़े बाद में। और आपके पास समय मान लो नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपने बेस्ट आंसर टिक किए हैं, द बेस्ट जिसे कहते हैं ना, सेकंड बेस्ट, उसको आप फट से उठा करके वहां पर गोला कर दें। क्योंकि कई बार जो है आप घूम के आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप उसके आंसर को वहां टिक कर दीजिएगा। टिक करने से क्या होगा, आपको पता है कि यार मैं सेकंड बेस्ट जो मेरा ये था, उसमें से आप 10 मान लो आप ऐसे छोड़ते हो, तो 5 भी आप भर के आ जाओगे। तो हो सकता है भगवान करे 5 सही हो जाए, या 10 के 10 भी सही हो जाए, 10 में से 8 सही हो जाए। ये ट्रिक है, ये मेथोडोलॉजी है जो आपको करनी है। उसके बाद अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा इसमें, मैं तो जीरो हूं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूं, तो आपका माथा जो है कई बार ठिनक जाता है, खराब हो जाता है। नो, बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कहा था ना, क्रिकेट के लास्ट इनिंग की तरह से आपको जो है ना अपना बैटिंग करना है और बॉलिंग करना है लास्ट मोमेंट तक।
99 के 100 सवाल तक, कुछ भी हो, और अपना उत्साह उतना ही रखना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये ध्यान रखना। इसलिए मॉर्निंग में आप थोड़ा बढ़िया से खा पी के जाए, अच्छे से नहाएं धोएं, आराम से जो है योगा करें, हल्का सा योगा जरूर करें। योगा करने से क्या होगा, आपका एक साइकोलॉजिकल जो माइंड है ना वो सेट रहेगा। आपके दिमाग में रहेगा कि मैं योगा करके आया हूं, आई एम मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट और स्पिरिचुअली हाई। ये तीन थ्योरी आप अपनाइए। आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली अलर्ट एंड आई एम spiritually very 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 high. That's why I will do it, I have to do it, and I can do it. So all the best for the civil service aspirants. See you very soon. कल पेपर देख करके और हम दूसरा वीडियो जारी करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड रहा है, क्या रहा है। और टाइम से पहुंचे एग्जाम हॉल में प्लीज। मॉर्निंग में 6 बजे उठ के 7 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, 2 घंटे वहां पर आराम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको खाना है खाइए, बोतल ले जाइए पानी की, फ्रूटी ले जाइए, गैप में फ्रूटी भर के ले जाइए। तो कोई पेरेंट्स साथ में जा रहा है तो उनके उसमें फ्रूटी भर दीजिए, नमक नमकीन भर दीजिएगा, कोई एप्पल भर दीजिएगा, जो वाटर इट भी, पानी की बोतल जरूर ले जाइएगा। गैप मिलेगा आपको 2-2-2.5 घंटे का, उसमें आराम से खाइए पिए, मस्त करिए, मस्त रहिए। आपका जो माइंड है वो सेट रहना चाहिए बस। सो अगेन रिपीट करना पड़ेगा मुझे, मेंटली अलर्ट, फिजिकली फिट, स्पिरिचुअली वेरी 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 हाई, एंड आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट। और सफलता मेरा जन सिद्ध अधिकार है। कल मैं सफल होकर रहूंगा। इसी थ्योरी के साथ में आप आज दिन भर उत्साहित रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, सी यू वेरी सून टुमारो।